यूपी में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी घुसपैठियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव दिन रात चल रही है। यूपी में घुसपैठ पर लगाम के लिए ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। पुलिस रात के अंधेरे में झुग्गियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है। यूपी के 17 शहरों में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। अब तक मेरठ में 6500 संदिग्धों की पहचान की गई है। वाराणसी में 500 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। घुसपैठियों को डिपोर्टेशन से पहले रखने के लिए हर मंडल में डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जहां सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, तो मेरठ में 500 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनाया गया है और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वहां शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। तो उत्तर प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी आज एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही हैं। आज ममता नादिया जिले में बड़ी रैली करने वाली हैं। ममता की ये जनसभा कृष्णानगर में कॉलेज ग्राउंड पर होगी। इस दौरान ममता दीदी के निशाने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार होगी। ममता एसआईआर को लेकर शुरू से आरोप लगा रही हैं कि देश में एसआईआर बीजेपी के इशारे पर कराया जा रहा है। जब से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का ऐलान हुआ, ममता ने चुनाव आयोग के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने 3 दिसंबर को मालदा में रैली की। अगले दिन मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। ये दोनों ही इलाके बांग्लादेश से सटे हैं और मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसके बाद ममता ने 9 दिसंबर को कूच बिहार में रैली की थी। इस दौरान ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ अटैक किए थे। ममता का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर एसआईआर करा रहा है। ममता इसे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश बता रही है। ममता का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग बंगाल में चुनाव की तारीख का ऐलान कर देगा, जिससे कि लोगों को अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। ममता बार बार कह रही हैं कि अगर वो राज्य में एसआईआर नहीं करने देती तो केंद्र सरकार इसी बहाने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता। ममता ने केंद्र के खिलाफ ऐलाने जंग करते हुए कहा है कि वो किसी को ना तो बांग्लादेश लौटने देंगी, ना ही किसी को डिटेंशन कैंप में जाने देंगी। अब ममता बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, तो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को संरक्षण देना चाहती हैं, इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। भाषण दे रहा है, चुनाव का माहौल बना रहा है। चुनाव हो, ठीक है, कौन बर्बाद करेगा? जनता को पता चल गया, जनता को पता चल गया, इसलिए फेक वोटर, डबल एंट्री वोटर, डेथ वोटर और बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उनको संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जनता ही इसकी सही उत्तर देगा। फ्रेश वोटर लिस्ट एंड फेयर एंड फेयरलेस चुनाव ये होगा तो बंगाल में ममता बनर्जी को कोई चांस ही नहीं है, सिंगल डिजिट में आ जाएगा। बंगाल में एसआईआर की तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं, इस पर थोड़ी देर बाद फैसला हो सकता है। बंगाल में एसआईआर को लेकर अपडेट यह है कि अभी तक 99.99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन 99% 86% फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। अभी तक करीब 57 लाख वोटर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। ऐसे में इन वोटर्स के नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। और प्रहार में ऐसी खबर की बात जिसकी इस समय जबरदस्त चर्चा हो रही है। जी हां, पाकिस्तान का एक फैमिली विवाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कराची में रहने वाली निकिता ने भारत में रह रहे अपने पाकिस्तानी पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। निकिता ने अपने पति विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग की। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल विक्रम और निकिता की साल 2020 में पाकिस्तान में शादी हुई थी। 1 महीने बाद 26 फरवरी 2020 को विक्रम निकिता को भारत ले आया। इसके बाद निकिता का आरोप है कि कोविड का बहाना बनाकर उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया और फिर भारत लाने की दोबारा कोशिश नहीं की। कोर्ट में निकिता के वकील ने याचिका में कहा है कि विक्रम पाकिस्तानी नागरिक है जो वीजा समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहा है और दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने दूसरी शादी पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पहले आपको निकिता के आरोप सुनाते हैं और फिर उनके पति विक्रम आरोपों का क्या जवाब दे रहे हैं वो भी सुनिएगा। वो 2020 में मेरी शादी हुई थी, ठीक है। 2020 में उसके साथ मेरी शादी हुई थी। 2020 के 15 दिन बाद उसने रोना धोना शुरू किया कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना है।
15 दिन बाद मतलब कोविड लग गया। कोविड के बाद वो चली गई, जैसे रास्ते खुले शंकर लालवानी के थ्रू तो वो वापस चली गई अप्रैल या मई के आसपास। तो उसको वहाँ 3 साल तक हमने समझाया कि भैया वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वो आने के लिए तैयार नहीं। अब 5 साल बाद उसको पता नहीं क्या प्यार जागा है मेरे साथ, तो वो वापस आने के लिए तैयार तो नहीं है। वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे डिपोर्ट किया जाए। मैं अलीगली रह रहा हूँ, डिपोर्ट होने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो जो अपराध कर मतलब मुझे बोल रही है वो सब बेबुनियाद है, उसका कोई वो लीगल रीज़न नहीं है। सिर्फ वो ब्लैकमेल कर रही है, वो जिसके साथ मिल के वो कर रही है वो भी ब्लैकमेलर है। हमारा कोई लीगली दस्तावेज नहीं बनता शादी का। एक चीज़, उन्होंने शादी का दस्तावेज भी फेक बनवाया है। 2020 में शादी हुई है, 2025 में जब बॉर्डर बंद हुए तब उसने एक सर्टिफिकेट बनवाया, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज में बनता नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, सिवाय आर्य समाज के अलावा। उन्होंने पाकिस्तान में एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। मैरिज सर्टिफिकेट का रूल है कि दोनों पक्ष खड़े रहेंगे, मेरे माता पिता, उसके माता पिता, लड़का लड़की सब खड़े रहेंगे। मैं जबकि 2020 के बाद मैं गया नहीं हूँ, तो उन्होंने कौन सा विक्की नागदेव वहाँ पे खड़ा करके जिससे साइन करवाई है? पहले तो उससे वो चीज़ें पूछी जाए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी टिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फिज़िकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया।